हाय फ्रेंड्स, प्रिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम 1 से लेकर 395 पूरे अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमारे 4 अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए, एक संशोधन करके अनुच्छेद जोड़ा गया था 2 में। सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया था, तो अब इसे निरस्त कर दिया गया है। चलिए अब अनुच्छेद 3 के बारे में बात करते हैं। नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। ठीक है, अभी हम नागरिकता की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करेंगे नागरिकता पर। तो नागरिकता हमारे 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, इनमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5th अनुच्छेद को देखेंगे, संविधान की प्रारंभिक नागरिकता। ठीक है, जो हमारा 6 नंबर पर है वो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं उसमें। और अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम भाग 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मूल अधिकार हैं हमारे। तो ये हमारे 12 से लेकर 36 तक हैं। चलिए अब इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा, और इसमें ये राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। और अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आप सभी को स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में प्रावधान है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आप लोग इन्हें 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 28 में प्रावधान है कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और अनुच्छेद 31 जो कि पहले था, अब उसे निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 31 का संपदाओं
आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 खा में प्रावधान है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और अनुच्छेद 31 घ इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, जो कि निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। और अनुच्छेद 32 का इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता का विचार नहीं, ये भी निरस्त किया जा चुका है। चलिए अनुच्छेद 33 को देखते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 प्रावधान है इसमें जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रवृत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। चलिए अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देख लेते हैं, जो कि हमारे 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में है। चलिए अनुच्छेद 36 को देखते हैं, जिसमें परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। और अनुच्छेद 38 में प्रावधान है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 जिसमें बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बताया गया है। पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन फंसते हैं, आप लोग यहाँ के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 40 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन संगठन। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 जिसमें कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो कि हमारा पीसीएस में आ चुका है ये प्रश्न। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ देखने वाले हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से यहाँ पे जोड़ा गया था और इसे 51 का के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये हमारा भाग 5 है। चलिए इसमें अनुच्छेद 52 को देखते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। अनुच्छेद 54 में प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56
राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यहाँ से ही हमारे प्रश्न फंसते हैं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत रखा गया है। ये काफ़ी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पेपर में फंसने की प्रबल संभावना यहीं से रहती है। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 जिसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है क्षमता आदि को की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फ्रेंड्स, तब वहाँ से हमारा अनुच्छेद भाग 5 कंप्लीट होता है और यहाँ से हमारा भाग 6 शुरू होता है, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में हमारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 इसमें प्रावधानित किया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फ्रेंड्स, संसद से संबंधित सभी आर्टिकल्स को यहाँ हम देख लेते हैं। 79 के अंतर्गत हमारा संसद का गठन होगा और 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 जिसमें संसद के सदनों की अवधि और 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता और 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। 86 प्रावधानित करता है सदनों के अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में प्रावधानित किया गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और न्यायवादियों के अधिकार। सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें एक प्रश्न तो बनता ही है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिए ध्यान से। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में कहा गया है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 में कहा गया है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में कहा गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन या ना होना। आर्टिकल 93 में कहा प्रावधानित है
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय से संबंधित है। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। और आर्टिकल 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति से संबंधित है। तो चलिए यहाँ से हम 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोग भी अच्छे से रिवीजन कर लेना इसको 2 बार कम से कम। बाकी के आर्टिकल्स को हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। धन्यवाद।